वर्षों बाद कैथरीन ने मुझे एक कहानी सुनाई जिसने कुछ हद तक मुझे यह समझाने में मदद की कि उसने इतनी सख्ती से वॉल्ट्रिप से अपनी शादी से इनकार क्यों किया। उसने बहुत पहले यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किसी अप्रिय घटना का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यह समझ लिया जाए कि वो घटना कभी हुई ही नहीं थी और आगे बढ़ जाएं। उसने कहा, मैं न्यू जर्सी के एक छोटे से चर्च में प्रचार कर रही थी और चर्च के एक सदस्य के घर में रह रही थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि यह चुनावी सप्ताह था जब रूजवेल्ट अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मेरी परिचायिका मिस एना उनकी एक करीबी मित्र थी जो उनसे कई साल बड़ी थी। वो एक मोटी औरत थी जो श्रीमान रूजवेल्ट के तीसरे कार्यकाल के निर्वाचन के बिल्कुल खिलाफ थी। वास्तव में रूजवेल्ट को रोकने के लिए उस अकेली स्त्री ने एक अभियान चलाया हुआ था। उसका पति एक संपन्न व्यक्ति था और वह अपने इस अभियान पर हजारों डॉलर खर्च कर चुकी थी। खैर, चुनाव की रात आई और वह मानसिक तनाव और शारीरिक प्रयासों के कारण पूरी तरह थक गई थी। उसके पति ने कहा, तुम सो जाओ, जब आखिरी रिटर्न आएगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। उसने इस विश्वास के साथ विश्राम किया कि रूजवेल्ट हार जाएंगे और वह एक बड़े उत्सव के लिए जागेगी। निश्चित रूप से रूजवेल्ट भारी मतों से कार्यालय में पहुंची। मिस एना के घर के फोन की घंटी बजी। यह दूसरी औरत का पति था जो अभी सो रही थी। उन्होंने कहा, एना जल्दी घर आ जाओ, श्री रूजवेल्ट जीत गए हैं और मेरी पत्नी को यह बात मार डालेगी। यदि मैं उसे यह बता दूं तो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा और वह मर जाएगी। जल्दी आओ और उसे यह बताने में मेरी मदद करो। मिस एना ने उस समय कैथरीन से कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ और मुझे नहीं पता कि कितनी देर लग जाएगी। बाद में मिस एना ने मुझे बताया कि क्या हुआ था। रात के 2 बजे मिस एना महकते हुए नमक के साथ कमरे में दबे पांव गई और उस वृद्ध महिला को पतन से बचाने के लिए मिस एना ने हर सावधानी बरती हुई थी। वह जागी और मिस एना को अपने पास खड़े देखा। एना, क्या हुआ? क्या हम जीत गए? मिस एना अपने हाथ में नमक को महकाते हुए अपनी बूढ़ी मित्र के पास गई और कहा, मैं माफी चाहती हूँ प्रिय, लेकिन रूजवेल्ट अपने तीसरे कार्यकाल में पहुंच गए हैं। वो बूढ़ी औरत अपने बिस्तर से उठी और अपना चेहरा ऊपर की तरफ करके बोली, एना, हम बस ऐसा नाटक करेंगे कि ये कभी हुआ ही नहीं था। और अपने मरने के दिन तक उसने कभी इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। उसने कभी इस बात को नहीं माना कि मिस्टर रूजवेल्ट अपने कार्यालय में है। वह इस तरह से दिखावा करती जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं हो। उसका दिल ठीक से धड़कता रहा और बल्कि उसके शरीर की एक नस तक भी प्रभावित नहीं हुई। कैथरीन ने अपनी कहानी खत्म की और मेरे नज़दीक झुककर कहा, यह अभी तक मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा है। मेरा विश्वास करें, मेरे साथ कभी एक सप्ताह भी ऐसा नहीं बीतता जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान न कर देता हो। मैं तो हजारों टुकड़ों में टूट चुकी होती। जिस तरह मैं अपने मानव जीवन को संभालती हूँ तो ये दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, ये विश्वास करें। लेकिन बार बार मैंने वही किया जो उस साधारण महिला ने किया। मैंने खुद से कहा, कैथरीन, ऐसा व्यवहार करो जैसे वैसा कभी घटित ही नहीं हुआ था। यह चोट और निराशाओं को स्वीकार करने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है। ये ऐसे ही है। अंतर्दृष्टि से भरकर मैंने कुछ हद तक यह समझ लिया कि कैथरीन को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि यह दिखावा करना उचित है कि उसकी कभी शादी हुई ही नहीं थी और इस दिखावे में वो खुद को अपनी वास्तविक उम्र से कम ही दिखाती थी। उसने एक्रोन पत्रकारों को यह भी बताया था कि वह अपने 30वें दशक की शुरुआती उम्र में ही है, जबकि वह अपना 45वां जन्मदिन मना चुकी थी। कुछ भी हो, लेकिन खुद के लिए तो वह 30 के आसपास ही थी और इसी तरह इसी तर्क का उपयोग करते हुए उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। उसने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। भले ही बिलिंगटन अपने पुलपिट से कैथरीन के तलाक का उल्लेख कर चुका था, लेकिन वो इस मुद्दे पर टिक नहीं सका। उसके अनुसार वो एक गंदा योद्धा नहीं था। उसे लगा कि वह ठीक था और उसने महसूस किया कि बिना कोई भद्दी बात कहे या व्यक्तिगत हमला किए बिना ही वो इस युद्ध को जीत सकता था।
28 अगस्त को उसने अपने प्रस्ताव के लिए शुक्रवार समय सीमा निर्धारित की कि जो कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि कैथरीन की प्रार्थना करने के द्वारा कोई एक व्यक्ति भी चंगा हुआ हो तो मैं उसे $5000 दे दूंगा। बिलिंगटन ने एक प्रेस साक्षात्कार में कहा, 29 अगस्त शुक्रवार के दोपहर 12 बजे मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं और बाकी फैसला मैं जनता पर छोड़ता हूं। जनता स्वयं ही इस फैसले को करे कि अलौकिक चंगाई विषय पर कौन ईमानदार है और कौन फर्जी। कैथरीन ने महसूस किया कि किसी तरह से खेल के नियम अब बदल चुके हैं। उसने कभी ये दावा नहीं किया था कि उसकी प्रार्थनाओं ने किसी को चंगा किया हो। उसने जो भी बताया वो ये था कि ये सब उसकी सभाओं में पवित्र आत्मा कर रहा था। उसने हैम्बर्ट से इस विषय पर बात की और उसने फैसला किया कि उसके पास आगे बढ़ने और अपना इक्का खेलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शुक्रवार 29 अगस्त को 11:05 पर उसने मिसेज हेस के द्वारा रिकॉर्ड की गई गवाही एक्रोन में WCVE रेडियो स्टेशन पर चला दी। पिट्सबर्ग में KQV रेडियो स्टेशन पर बिल बर्र ने मिसेस हेज का साक्षात्कार लिया। उस बूढ़ी औरत ने गवाही दी कि वह अपने पूरे जीवन भर गूंगी थी जब तक कि उसने मिस कुलमन द्वारा चलाई गई सभाओं में जाना शुरू नहीं किया था। तीसरी चमत्कारिक सभा के बाद उसने पाया कि वह सुन और बोल सकती है। ठीक उसी समय मैगी हार्टनर पिट्सबर्ग में व्यस्त थी। वह डॉक्टर B.E. निकल्स के ऑफिस में गई और एक हस्तलिखित पत्र लेने के लिए गई जो एक्रोन बेकन जनरल के रॉबर्ट होल्ट को लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि मिस प्रिसिला बॉय को अपाहिज पैदा हुई थी। पिछले सालों में कई सारे ऑपरेशन वो करा चुकी थी और एक विशेष प्रकार के मानव निर्मित जूतों की सहायता से चलती थी जब तक कि उन्होंने कैथरीन की एक चमत्कारिक सभा में चंगाई नहीं पाई थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने 9 सितंबर 1950 से समय समय पर जांच की है, लेकिन उनके हाथ पैरों की और मांसपेशियों की लगातार ऐंठन जो मरीज को बहुत निर्बल स्थिति में लाती है कि शारीरिक असंभवता के कारण उनके पैरों का इलाज कभी नहीं हो सका। तो भी उन्होंने कहा, मैंने उनके बिना हिलने डुलने वाले पैर को पांव, टखना, घुटना वाले गतिशील पैर में बदलते हुए देखा है। उनके खून का संचरण पैर और टांग में उल्लेखनीय ढंग से बढ़ गया है। कुछ व्यावसायिक कारणों से डॉक्टर निकल्स ने कहा कि उनका नाम अखबार में न छापा जाए, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वो उस इंसान में इस चंगाई की पुष्टि ज़रूर करेंगे। मैगी ने डॉक्टर बिलिंगटन से पहले दोपहर तक एक्रोन अखबार को पत्र भेजा। अगले दिन बिलिंगटन ने घोषणा की कि कैथरीन ने चूक कर दी है। मुख्य पृष्ठ लेख में उसने कहा, श्रीमती कुलमन। उसने श्रीमती कुलमन कहने पर जोर दिया। उसने कहा, श्रीमती कुलमन ने निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया है कि उसने $5000 का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि वह खुद को एक दिव्य चंगाईकर्ता मानती है। अब मैंने उसे खुले में आमने सामने आने के लिए समय सीमा के अंदर एक बुलावा दिया है।